दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज हम आदर्श हिंदू होटल का 11वां भाग सुनाने जा रहे हैं। लेखक हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय। डाकघर बंद हो जाने के लिए हजारी ने भगवान का धन्यवाद किया। चाकदा जाने के बीच रास्ते में सागौन के बागीचे में शाम का अंधेरा उतर आया था। सागौन के एक पेड़ के नीचे 2 बैलगाड़ियां खड़ी थीं। गाड़ी से उतरकर कुछ लोग खाना बना रहे थे। पूछने पर हजारी को मालूम हुआ कि अगली पूर्णिमा को कालीगंज में गंगा स्नान का मेला है। वे लोग मेले में दुकान लगाने जा रहे हैं। हजारी उन्हीं के साथ हो गया। खाने पीने से निबटकर सब लोगों ने पेड़ के नीचे सोकर रात बिताई। दुकान के मालिक का नाम था प्रियनाथ धर। जाति के स्वर्ण वणिक मनिहारी की दुकान लेकर मेले में जा रहे थे। हजारी का परिचय पाकर प्रियनाथ ने प्रस्ताव रखा कि अगर वो मेले में उन लोगों के लिए खाना बना दें तो वे रोज उनको मजदूरी के हिसाब में 2 रुपये मिलेंगे। प्रियनाथ धर की 3 दुकानें थीं, एक उसकी अपनी, एक उसके दामाद की और एक भतीजे की। हजारी के हाथ का पहले दिन खाना खाकर ही उन लोगों को मालूम हो गया कि उन्हें सस्ते में होशियार रसोइया मिल गया है। वे सभी बड़े खुश हुए। लेकिन मेले में पहुंचकर हजारी ने देखा कि उस मेले में ही खाना बनाने से भी ज़्यादा मुनाफे का एक रोजगार उसकी बाट जो रहा था। बाजार से साज सामान लाकर वह धर बाबू के डेरे के एक किनारे तेल की कचौड़ी सिंगाड़े की दुकान खोलकर बैठ गया। मुफ्त में कचौड़ी खाने के लोभ में धर बाबू ने मना भी नहीं किया। कई दिनों तक दुकान में बेहद बिक्री हुई। मूलधन वही 2 रुपये। बाद में ग्राहकों की तादाद बढ़ जाने पर हजारी ने कुछ रुपए धर बाबू से ले लिए। चौथे दिन शाम को जब धर दुकान समेटी और मेला खत्म हो गया, धर बाबू का बकाया चुकाने के बाद सब तरह के कर्चे निकाल देने पर हजारी ने देखा कि 13.5 रुपये का मुनाफा हुआ है। उसके बाद बाबू से खाना बनाने की मजदूरी 2 रुपये उसे अलग मिले, कुल 15.5 रुपये। प्रियधर ने कहा, पहले ही दिन आपके हाथ का खाना बनाकर मुझे मालूम चल गया कि आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं। मैं बड़ा आदमी तो हूँ नहीं और घर पर औरतें खाना बनाती हैं, नहीं तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ता। घर पर 10 रुपये भेजकर हजारी का मन जरा हल्का हुआ। अब 1 आध महीने तक घर की ओर से वह निश्चिंत रह सकता है। अगले महीने कुछ ना कुछ नया इंतजाम जरूर कर देगा। कालीगंज से यशोहर जाने वाले रास्ते पर हजारी फिर चल पड़ा। इस रास्ते के दोनों ओर झाड़ जंगल बहुत थे। पहले इधर गांव में मलेरिया के चलते गांव हो गया था, इसलिए गांव के गांव उजाड़ हो गए। वह सवेरे सवेरे कालीगंज से रवाना हुआ था। अब दोपहर बीत गई थी, इसलिए उसने एक इमली के पेड़ के नीचे आश्रय लिया। थोड़ी ही दूर पर खेतीहारों का एक छोटा सा गांव था। एक छोटा लड़का गाय बैल हाँक कर ले जा रहा था। उससे पूछने पर मालूम हुआ कि गांव का नाम नया पाड़ा है और वह ज़्यादातर ग्वालों की बस्ती है। गांव के जाने पर सामने खरपतवार का एक बड़ा सा मकान दिखाई दिया। हजारी उस सहन में जाकर खड़ा हुआ। घर का कोई मालिक नहीं दिखा। एक बड़ी गौशाला थी। एक छोटी लड़की बाहर निकलकर सहन में आई तो उसने हजारी बोला, खुकी घर पर कौन है? लड़की डर के मारे घर के अंदर चली गई। लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद घर का मालिक आया। उसका नाम था श्रीचरण घोष। उसने बड़ी खातिर से हजारी को बैठाया। दोपहर ढल चुकी थी, इसलिए खाना वाना बनाने की बात कही। घर के अंदर से एक जलचौकी और बाल्टी में पानी लाकर रख दिया। इन लोगों ने भी गौशाला के किनारे खाना बनाने का इंतजाम कर दिया। वह यह देखकर हजारी को कुसुम की याद आ गई, क्योंकि कुसुम भी ग्वाले की ही बेटी है। शायद इसलिए ये लोग भी ग्वाले हैं। हजारी इनके यहाँ आया था क्योंकि कोई आकर्षण उसे यहाँ खींच लाया था। कम उम्र की एक बहू आधा घूंघट निकाले गौशाला के अंदर आ गई। उसके हाथ में साग की एक डलिया थी। बड़ी शर्माई हुई सी आगा पीछा कर रही थी। तुरंत साग धोया हुआ था, इसलिए पानी गिर रहा था साग से। हजारी ने बोला, आओ बेटी आओ, इसमें क्या है? शर्माई हुई बहू ने हल्की हंसी के साथ कहा, साग है, यहाँ रख दूँ? बहू की उम्र कुसुम से भी कम है, इसलिए हजारी को जरा स्नेह आ गया। जरा देर में कटहल के थोड़े से बीज लेकर बहू फिर आ गई। इस बार उसका संकोच दूर हो गया। शायद पिता की उम्र के इस शांत अधेड़ ब्राह्मण से संकोच करते उससे दिक्कत हो रही थी। उसने हजारी से पूछा, बाबा कटहल के बीज खाते हैं?
हजारी ने कहा, खाता तो हूँ बेटी, लेकिन इसको काट दोगी? मैंने तो दाल चकड़ा रखी है, काटूंगा कब? बहू कटहल के बीज एक पथलौटी में ले आई और वो जल्दी से हंसिया ले आई और बीज काटने लगी। हजारी को बड़ा अच्छा लगा कि ये देखो सभी बेटियां हैं, कितनी सेवा करती हैं। इनके दुख होने से हजारी को भी बहुत दुख होता है। हजारी कुछ कहे इससे पहले ही बहू ने कहा, आपको मैंने गांव में कई बार देखा है। हजारी ने बोला, मेरा गांव? तुम कैसे जानती हो मुझे? जी, गंगाधर घोष मेरे फूफा हैं। अच्छा, तो तुम जीवन की भतीजी हो, तब तो तुम कुसुम को पहचानती होंगी। कुसुम दीदी? हाँ, शादी से पहले कई बार देखा है, फिर शादी के बाद नहीं देखा। आजकल वह कहाँ है? वह राना घाट में अपनी ससुराल में रहती है, हजारी बोला। बहू ने बीज काटना बंद करके दूर से ही आंचल डालकर प्रणाम किया। बड़ी उम्र हो बेटी, सावित्री के समान हो। बहू ने हंसकर कहा, जब आप सहन में खड़े थे तभी मैंने पहचान लिया कि ये मेरे बुआ के गांव के आदमी हैं। तब सास ने जाकर ससुर से कहा, अच्छा चलो बेटी, मुझे एक और बेटी मिल गई, आते जाते मैं तुमसे भेंट कर लूँगा, लेकिन आज मैं आपको जाने नहीं दूंगी। बहू ने लजाते हुए कहा, नहीं बेटी, मैं नहीं रुक सकूंगी, यह नहीं होगा। जाइए तो कैसे जाते हैं, मैं आपको ज़बरदस्ती रोक लूँगी। ज़रूर रुक जाता बेटी, पर मेरे मन में शांति नहीं है, फिर अच्छे दिन आएंगे तो मैं 2 दिन ठहर के जाऊँगा। बहू ने हजारी की ओर देखकर कहा, क्यों, क्या हुआ है आपको? स्वभाव से दुर्बल हजारी का मन सहानुभूति पाकर गल गया और संक्षेप में उसने अपनी नौकरी छूटने का पूरा हाल सुना दिया। दाल उतारकर भुजिया बनाने के बीच में, और थोड़ा अभिमान करके कहा, बहू बेटी, जैसा खाना मैं बनाता हूँ वैसा खाना रानाघाट का कोई होटल का रसोइया नहीं बना सकता। तुम्हारे यहाँ जो मैं पंचमेल भुजिया बना रहा हूँ ना, आज तुम सबको खिलाना, और शर्त लगाकर बोलता हूँ, ऐसी भुजिया ना तुमने कभी खाई होगी और ना कभी खाओगी। बहू अचरज से आदर से मुग्ध होकर हजारी की ओर देखती ही रही। उसने कहा, बाबूजी मुझे भी बनाना सिखाएंगे? नहीं बेटा, ये एक दिन की बात नहीं, और सिखाने पर तुम सीख भी नहीं पाओगी। जब आप पैसे रसोई हो तो नौकरी की क्या फ़िक्र है? बड़े बड़े लोग अच्छी तनख्वाह देकर तुमको अपने यहाँ रख लेंगे। किस्मत जब खराब होती है ना बेटी, तो कोई किसी को नहीं पूछता। कितने रुपए चाहिए आपको, बताइए ना, क्या तुम दोगी? अगर मैं दे दूँ तो? मैं नहीं लूँगा। कुसुम ने भी देना चाहा था, लेकिन मैं नहीं लूँगा। तुम लड़कियाँ अपना थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर रखती हो और मैं तुम्हारा पैसा लेकर नुकसान करूँ? अच्छा ठीक है, अगर आपको मैं रुपए कर्ज के तौर पर दूं तो? मेरी बात सुनिए काका जी, अपनी माँ के यहाँ से मैं कुछ रुपए लाई थी, यहाँ तो उन्हें रखा नहीं जा सकता। और एक बात कहूँ? फिर इधर उधर देखकर धीमी आवाज में बोली, मेरी ननद और जेठानी अच्छे स्वभाव की नहीं है, अगर उन्हें पता चल जाए तो वे रुपया ले लेंगी। मैं आपको कर्ज के तौर पर दे देती हूँ, आप मुझे सूद दे दीजिएगा। सूद का लोभ रखने वाली सीधी सादी लड़की के प्रति हजारी के मन में दया और ममता भर आई। उसने सोचा, चलो थोड़ा मजा ले लें। अच्छा बेटी, यूं ही रुपए दे दोगी? मेरे को विश्वास है क्या? बिना विश्वास किए क्या कारोबार चलता है? फिर आप तो अपनी जान पहचान के हैं, अपने गांव के हैं, पहचानने से क्या होता है बेटी, कुछ लिखा पढ़ी ना करोगी? बाबूजी मेरे पास 80 रुपये हैं, आप ले सारे ले जाएं। सूद कितना दीजिएगा? कितना चाहती हैं वो? आप जो दे दे, रुपए में 2 पैसे का भाव है, आप 1 ही पैसा दे दीजिएगा। ठीक है ना, आपके पैरों पड़ती हूँ काका जी, ये रुपए अलग पेटी में रखे हैं, कोई जानता ही नहीं। मैं आपको रुपए दे देती हूँ, आप इनसे काम चलाइए। किस पर विश्वास करके दूँ? कोई लेकर नहीं देगा तो मुझ पर कैसे विश्वास है? कोई लिखा पढ़ी नहीं करोगी? मैं लिखना पढ़ना नहीं जानती हूँ, आप चाहे जो कुछ लिख कर दे दीजिए, लेकिन उससे बात खुल जाएगी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप ले जाइए, मैं देती हूँ, बात ख़त्म। इसमें क्या लिखा पढ़ी, आप अपने ही हैं। इसी बीच खाना बनकर तैयार हो गया। एक लुटिया में दूध लाकर बहू ने कहा, दूध को गर्म करके आप खाने बैठिए, वक्त क्या कम हो रहा है? खाना पीना खत्म हो गया। हजारी की बात झूठ नहीं थी। ग्वाले के घर के सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि ऐसा खाना तो दूर की बात, मामूली सी चीज़ भी इस तरह स्वाद हो सकती है, हम लोगों ने सुना तक नहीं था। तीसरे पहर आराम करके हजारी जब जाने के लिए तैयार हुआ तो फिर वह बहू से एक बार मिलना चाहता था, क्योंकि ब्राह्मणों की औरतें तो थी नहीं, ग्वालों की औरतें थीं, वो इतनी जल्दी पर्दा नहीं करती हैं। इन लोगों से मिलकर के जब वह निकला घर से तो शाम का दिन का तीसरा पहर। इन लोगों के घर से निकलकर तालाब के किनारे होकर जाना पड़ता था। वहीं इमली के पेड़ों के बीच कोई छिपा हुआ था। हजारी उसे देखकर थोड़ा डर गया, किंतु थोड़ा आगे जाने पर देखा कि एक लड़की उसका इंतजार कर रही है। चल दिए काका जी? सामने देखा तो बहू है। पूछने लगी, हाँ जाता हूँ बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आप इसी रात से
हफ्ते से जाएंगे यह जानती थी, इसलिए खड़ी हूँ। आपसे दो एक बात कहूँगी। आपकी बनाई पंचमेल भुजिया बहुत अच्छी लगी। हम लोग भी तो खाना बनाते हैं, रांधने का भला बुरा जानते हैं, लेकिन ऐसी रसोई मैंने कभी नहीं खाई। और दूसरी बात रुपयों की बारे में है। आपको याद है ना कि आपको क्या करना है? आप जानते ही हैं कि लड़कियां अपने ससुराल वालों से ज़्यादा मायके वालों पर विश्वास करती हैं। वे रुपये अगर इन लोगों के हाथ में पड़ेंगे तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, परंतु मैं अभी ना ले सकूँगा बेटी तुम्हारे रुपये। फिर अगर इस रास्ते से आऊँगा तब तुमसे मुलाकात करूँगा, और अगर तब रुपये की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे ले लूँगा। कितने दिनों में आएंगे बाबूजी? यह तो कह नहीं सकता, पर फिर भी समझो 2 महीनों में। पूजा के बाद कार्तिक और अगहन महीने में तुमसे मिलूँगा। तो फिर बात पक्की रही। ठीक है बेटा, पक्की रही। अब तुम जाओ, मेरी छोटी लक्ष्मी बेटी सावित्री समान हो। आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी बढ़ती जाओ। दिल ढल गया। हजारी फिर राह चलने लगा। शाम होने से पहले वह बालू बाजार जा पहुंचा। पहले जब रेल नहीं चली थी तब बालू बाजार बहुत बड़ा था। उसने गांव के बूढ़ों से बात सुनी थी कि बालू बाजार में बहुत से लोग शवदाह करने के लिए आते हैं। बालू बाजार को देखकर हजारी को बड़ी खुशी हुई। बचपन में सुनता आ रहा था, बहुत बढ़िया जगह है। एक ममेरे भाई ने यशोहर की शादी में वह आया था, तब उसकी बूढ़ी सास की मौत हुई थी। तब उसने सुना था कि उसको यहाँ से भूतों से भेंट हुई थी। घूम फिरकर हजारी बाजार की दुकानें देखने लगा। कुल 9 दुकानें थीं। उन्हीं में चावल दाल की, मोदी की दुकान, कपड़े की दुकान, सब कुछ था। उसने एक दुकानदार से कहा, थोड़ा तंबाकू पिला सकते हैं भाई साहब? आप? ब्राह्मण हूँ, प्रणाम करता हूँ देवता। दुकानदार बोला, आइए, कहाँ जाना है? ब्राह्मणों वाले हुक्का पानी बदल लाओ, उसने बोला। दुकान किस चीज़ की हजारी यह समझ नहीं सका। एक और कनस्तर एक पर एक छप्पर तक सजे हुए थे, दूसरी और बड़े बड़े बोड़े थे। दुकानदार बहुत बूढ़ा था, उम्र 65 से 70 के बीच होगी। लीजिए ठाकुर जी, तंबाकू पीजिए। कहाँ जाना होगा? जा रहा हूँ काम की तलाश में। राना घाट में बेचू चक्रवर्ती के होटल में 7 वर्ष तक रसोईदारी कर चुका हूँ। शायद आपने नाम सुना हो। अच्छा खाना बनाने की मेरी शोहरत है, लेकिन अब मेरी नौकरी छूट गई है, इसलिए इस ओर जा रहा हूँ, अगर कोई कुछ ठिकाना लग जाए। दुकानदार ने पहले से ज़्यादा आदर के साथ हजारी को देखा। निहायत देहाती, ठाकुर पुजारी ब्राह्मण नहीं है। राना घाट जैसे शहर बाजार के बड़े होटल में 7-8 वर्षों से रसोइये का काम कर चुका है। कितना देखा सुना है, कितने बड़े बड़े लोगों के साथ मेलजोल है। नहीं, इस आदमी को जैसा समझा था वैसा नहीं है। हजारी ने कहा, रात हो रही है, कहीं टिकने का प्रबंध हो सकता है? दुकानदार बहुत खुश होकर बोला, इसमें क्या है, यहीं रह जाइए। इसके पिछवाड़े में खपरेल की एक अच्छी सी कोठरी है, एक चौकी भी पड़ी है। खाना बनाइए और चौकी पर सो जाइए। बात ही बात में हजारी ने पूछा, अच्छा, यहाँ दिन भर में कितने गंगा यात्री आते हैं? बालू बाजार के अब वे दिन नहीं रहे। पहले तो दिन भर में 8-10 गोल और कभी कभी एक गोल में 10-12 आदमी आया करते थे, लेकिन अब ये किसी दिन तो कोई आता ही नहीं है। किसी दिन बहुत हुआ तो 3 गोल या 4 गोल। पहले लोगों के पास पैसे थे, मुर्दे गंगा जी लेकर आते थे। अब उतना नहीं है तो कहीं के भी नदी किनारे या झील किनारे जला देते हैं। हजारी सोच रहा था कि बालू बाजार में एक छोटा मोटा होटल चल सकता है या नहीं। 3 गोल गंगा यात्रियों में अगर 30 आदमी हों और वे 30 के 30 ग्राहक खाना खाएं तो खर्चा वर्चा काट कर महीने भर 50-60 रुपये बच सकते हैं। 30 आदमियों की जगह अगर 15-20 भी हों तब भी पराई नौकरी से तो अच्छा है अपना काम कर ले। जिस होटल में 10 आदमी भी रोज खाएंगे उसमें महीने में कम से कम 12 से 13 रुपये तो निकल ही आएंगे।